स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों देखते ही देखते हम बिहार में होने जा रहे इलेक्शंस के काफी करीब पहुंच चुके हैं। 14 नवंबर को पता चलेगा कि बिहार में नई सरकार कौन बनाने वाला है। मगर क्या आप जानते हैं यह 1977 की उस कहानी के बारे में जहां पटना यूनिवर्सिटी से शुरू हुई एक स्टूडेंट मूवमेंट ने सिर्फ बिहार के ही नहीं बल्कि भारत देश की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। दोस्तों पहली बार था जब कांग्रेस पार्टी भारत में आजादी के बाद से सरकार बनाने में फेल हो गई थी। चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं जेपी नारायण की संपूर्ण क्रांति मूवमेंट के बारे में, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार जैसे कई नए चेहरे सामने आए और बिहार की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़े। मगर उससे पहले आपका स्वागत है कृषिक टॉक्स में, जहां पर हम इतिहास की सबसे इंटरेस्टिंग कहानियों को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1970 में, जब भारत की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। दोस्तों इस बात के पीछे कुछ कारण थे, चलिए पहले उनको समझ लेते हैं। साल 1947 के बाद से कांग्रेस की मानो भारत देश में एक मोनोपोली बन गई थी। कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को टक्कर ही नहीं दे पाती थी। और जब भी आप एज अ गवर्नमेंट इस बात को लेकर के श्योर होते हो कि कोई भी आपको टक्कर नहीं दे पाएगा, तो ऑब्वियसली देश के अंदर करप्शन बढ़ने लग जाता है। ईयर 1972 में भारत में एक ड्रॉट यानी कि सूखा भी पड़ गया था, जिसकी वजह से भारत की एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन काफी गिर गई। तो देखा जाए तो भारत एक कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस को फेस कर रहा था और बिहार में महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ती जा रही थी। इन सारी चीजों का असर बिहार के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी देखा जा सकता था और इनिशियल कंप्लेंट्स आनी शुरू होती हैं बिहार की पटना यूनिवर्सिटी से। स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि हॉस्टल में जो उनको खाना दिया जा रहा है वो काफी ज्यादा खराब क्वालिटी का इस्तेमाल हो रहा है और इन यूनिवर्सिटीज की मैनेजमेंट अथॉरिटीज भी खुलेआम करप्शन पे उतर आई हैं। दोस्तों अब इस कहानी में एंट्री होती है जेपी नारायण की। जयप्रकाश नारायण का जन्म ईयर 1902 में बिहार में हुआ था। ये 1920 में मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक हिस्सा बने। इसके बाद ये हायर स्टडीज करने के लिए यूएस से जा पहुंचते हैं और वहां पर ये पढ़ते हैं मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में, जो कि इनकी खुद की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। फिर ये ईयर 1929 में भारत वापस आते हैं और जवाहरलाल नेहरू के पर्सनल इन्विटेशन पे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। ईयर 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में जेपी नारायण बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब देश तो आजाद हो जाता है, मगर जेपी नारायण कांग्रेस पार्टी की जो इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स थी उससे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अपनी खुद की सोशलिस्ट पार्टी का वो निर्माण कर देते हैं। मगर ईयर 1954 तक उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स से खत्म हो जाता है और वो रिटायर हो जाते हैं। अब आ जाते हैं अपनी कहानी के ऊपर वापस और ईयर 1974 में जो बिहार के स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे थे वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर पहुंचते हैं जेपी नारायण के पास और जेपी नारायण रिटायरमेंट से वापस आकर के इन स्टूडेंट्स के राइट्स को पब्लिकली एडवोकेट करते हैं। इनके नेतृत्व में निर्माण होता है बिहार छात्र संघर्ष समिति का और इसका अध्यक्ष अपॉइंट किया जाता है लालू प्रसाद यादव को। अब इनिशियली तो स्टूडेंट्स अपनी बेसिक प्रॉब्लम्स को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, मगर देश के बिगड़ते हालातों के चलते ये मूवमेंट अब नेशनल हो चुका था। इस मूवमेंट का पहला वायलेंट क्लैश देखा जाता है 18 मार्च 1974 को, जब बीसीएसएस बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली में एक घेराव करती है, बेसिकली उसको घेर के प्रोटेस्ट करती है और पुलिस के और बीसीएसएस के बीच में एक वायलेंट क्लैश हो जाता है। और फिर 5 जून 1974 को जेपी नारायण पटना के गांधी मैदान में अपनी एक आइकॉनिक स्पीच डिलीवर करते हैं और पहली बार जिक्र किया जाता है संपूर्ण क्रांति यानी कि टोटल रेवोल्यूशन का। अब ये मूवमेंट दिन ब दिन पॉपुलर होता जा रहा था और 12 जून 1975 को इलाहाबाद का हाईकोर्ट एक शॉकिंग फैसला सुनाता है। कोर्ट का कहना था कि 1971 में हुए जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने कुछ मैल प्रैक्टिसेस करी थी और उनका इलेक्शन एज इंडिया प्राइम मिनिस्टर अब इनवैलिड है। मुद्दे को लेकर के 23 जून को जेपी नारायण एक मास प्रोटेस्ट अनाउंस करते हैं और 25 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी नेशनल इमरजेंसी लगा देती है। इस इमरजेंसी की कहानी भी हमारी देश की पॉलिटिक्स के लिए काफी रेलेवेंट है, मगर इसको हम किसी और वीडियो में ध्यान से समझेंगे। वापस आ जाते हैं बिहार की इस पॉलिटिकल मूवमेंट पर और साल 1975 से लेकर के 1977 तक कांग्रेस की पार्टी इस नेशनल इमरजेंसी का मिसयूज करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम उठाने लग जाती है। सबसे पहले तो प्रेस को सेंसर कर दिया जाता है, मतलब कि अगर प्रेस को कुछ भी छापना हो तो उनको पहले कांग्रेस पार्टी का अप्रूवल लेना पड़ता था। इसी साथ टोटल रेवोल्यूशन के कई सारे बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। इनमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और जेपी नारायण खुद शामिल थे। मगर फिर फाइनली मार्च 1977 में नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाती है और टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट के बाकी लीडर्स जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई बढ़ चढ़ के जनरल असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं और जनता पार्टी, जिसमें कि जेपी नारायण के काफी सारे एलाइज शामिल थे, आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस को हराकर देश की सरकार बनाते हैं
और मोरारजी देसाई बनते हैं भारत देश के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। बिहार की संपूर्ण क्रांति मूवमेंट ने सिर्फ बिहार की ही नहीं बल्कि भारत देश की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल के रख दिया और ये साबित कर दिया कि अगर रूलिंग पार्टी हद से ज्यादा अत्याचार करेगी तो चाहे वो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की कांग्रेस पार्टी जितनी पावरफुल ही क्यों ना हो, ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। अब बिहार में फिर से एक बार इलेक्शंस होने जा रहे हैं। 6 और 11 नवंबर को 2 फेजेस में वोटिंग की जाएगी और 14 नवंबर को रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे। इन इलेक्शंस के बारे में कौन सी पार्टी, कौन सी अलायंस और कौन से लीडर कहां से लड़ने वाले हैं, इस पूरी सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं। अब अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना कृषक टॉक्स को ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए।